वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 53 और 53 पेज के ऊपर 7 नंबर का शीर्षक है वाक्यार्थ ज्ञान का क्रम। मिला? देखो भाई, तो कल बताया था शब्द की 2 प्रकार की वृत्ति होती है, शक्ति वृत्ति और लक्षणावृत्ति। और वृत्ति सहित पद का ज्ञान ये शब्द प्रमाण है, और वृत्ति सहित पद के ज्ञान से पदार्थ की स्मृति होती है, उसके बाद शाब्दबोध होता है। शाब्दबोध अर्थात शाब्दी प्रमा, वाक्यार्थ ज्ञान भी उसको कहते हैं। तो शब्द प्रमाण से जो प्रमा उत्पन्न होती है, जिसको वाक्यार्थ ज्ञान भी कहते हैं, उसका क्रम कैसा है वो भी बताना चाहिए। अतः उस क्रम को ही बताने के लिए यह शीर्षक आ रहा है। जिस प्रकार अनुमान प्रमाण से अनुमिति प्रमा उत्पन्न होती है, उसका भी एक क्रम होता है। पहले सहचार दर्शन, व्याप्ति का ग्रह आदि आदि करके बताया। उसी प्रकार वाक्यार्थबोध अर्थात शाब्दी प्रमा उत्पन्न होती है शब्द प्रमाण से, उसका क्या क्रम है वो बता रहे अब इस शीर्षक में। तो पंक्ति देखिए, शाब्दबोध का यह क्रम है। शाब्दबोध अर्थात शाब्दी प्रमा, शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाली प्रमा, उसका क्रम यह है। क्या? जा पुरुष को पद की वृत्ति ज्ञात होवे, ता पुरुष को वाक्य के सकल पदन का साक्षात्कार होवे। जिस पद की जिस अर्थ में वृत्ति पूर्व जानी होवे, तिस पद से तिस अर्थ की स्मृति होवे। देखो भाई, जा पुरुष को पद की वृत्ति ज्ञात होवे। कोई पुरुष है सुनने वाला और कोई बताने वाला, वाक्य प्रयोग करने वाला। तो जो वाक्य का प्रयोग कर रहा है वो तो बोल रहा है, और सुनने वाला पदों को सुन रहा है। किंतु पदों को सुनने मात्र से, पदों का ज्ञान हो गया इतने मात्र से उन पदों के अर्थ की स्मृति नहीं होती है। फिर कैसे होती है, कब होती है? पदार्थ की स्मृति के लिए पद का ज्ञान तो आवश्यक है, किंतु केवल पद का ज्ञान नहीं, अपितु वृत्ति सहित पद का ज्ञान। वृत्ति का मतलब शक्ति वृत्ति अथवा लक्षणावृत्ति। तो कौन पद सी किस अर्थ में शक्ति वृत्ति है, अथवा कौन पद की किस अर्थ में लक्षणावृत्ति है, इसका ज्ञान जिसको पहले से है, ऐसा व्यक्ति जब वाक्य सुन लेता है तो उस वाक्य में जितने पद है उन पदों का साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात वृत्ति सहित पद का ज्ञान उसको हो गया। तब उससे उन पदों के अर्थ की स्मृति होती है। यह क्रम है। स्मृति होने के बाद फिर वाक्यार्थबोध होता है। वाक्यार्थबोध मतलब शाब्दी प्रमा। उसका स्वरूप क्या? पदार्थों के संबंध का ज्ञान अथवा संबंध सहित पदार्थों का ज्ञान, इसको कहते वाक्यार्थबोध, वाक्यार्थ प्रमा। वो क्रम दे रहे, एक एक करके देखिए। जहां पुरुष को पद की वृत्ति ज्ञात होवे, वृत्ति मतलब शक्ति वृत्ति, लक्षणावृत्ति, दोनों में से कोई भी। जहां पुरुष को पद की वृत्ति ज्ञात होवे, ता पुरुष को वाक्य के सकल पदन का, वाक्य सुना, सकल पदन का क्या होता है? साक्षात्कार। साक्षात्कार अर्थात प्रत्यक्ष। साक्षात्कार होवे, साक्षात्कार होने पर जिस पद की जिस अर्थ में वृत्ति पूर्व जानी होवे, पहले से ही
पद का साक्षात्कार होने के पहले ही जिसको ये मालूम है कि अमुक पद की वृत्ति अमुक अर्थ में है, ठीक है ना, जिस पद की जिस अर्थ में वृत्ति रूप संबंध, शक्ति वृत्ति चाहे लक्षणा वृत्ति पूर्वजानी होवे, 30 पद से 30 अर्थ की स्मृति होवे, उस पद से उस अर्थ की क्या होती है, स्मृति होवे। तिस्ते अनंतर तो कहाँ तक आए हम लोग, स्मृति तक, पदार्थ की स्मृति। उसके बाद क्या होता है, तब करे 30 अर्थ की स्मृति हो गए हैं। तिस्ते अनंतर, तिस्ते अनंतर परस्पर संबंध वाले सकल पदार्थन का ध्यान, अब शाब्दी प्रमा का स्वरूप बता रहे हैं, ठीक। तिस्ते अनंतर परस्पर संबंध वाले क्या, सकल सभी पदार्थन का ज्ञान, एक स्वरूप का, अथवा सकल पदार्थन का परस्पर संबंध ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान हो गए। वाक्यार्थ ज्ञान शाब्दी प्रमा मतलब क्या, परस्पर संबंध वाले सभी पदार्थों का ज्ञान एक, अथवा सभी पदार्थों के परस्पर संबंध का ज्ञान, इसको कहते हैं क्या, वाक्यार्थ बोध है कि नहीं, वाक्यार्थ ज्ञान शाब्दी प्रमाण लग गया। जैसे उदाहरण देकर समझा रहे, वाक्य है गाम आनय त्वम, त्वम गाम आनय, तू गाय को ले आ, यह अर्थ हुआ। या वाक्य में गो अधिक पद है, गौ पद है कि नहीं, आनय पद है, त्वम पद है। या वाक्य में गो अधिक पद है, तिनकी, उन पदों की अपने अर्थ में वृत्ति का प्रथम ऐसा ज्ञान पुरुष को चाहिए। वाक्य सुनने के पहले ही उन पदों का है कि नहीं, तिनकी अपने अर्थ में, उन पदों का अपने अपने अर्थ में जो वृत्ति है, शक्ति वृत्ति, उसका ज्ञान पुरुष को पहले से चाहिए। वो कैसा चाहिए बता रहे, तिनकी अपने अर्थ में वृत्ति का प्रथम ऐसा ज्ञान पुरुष को चाहिए। क्या, गोपद की गोत्व विशिष्ट पुरुष पशु विशेष में शक्ति है, गोपद है, तो गोपद की शक्ति कहाँ है, ये पहले ज्ञान चाहिए। गोपद की शक्ति किसमें है, ये ज्ञान जिसको है नहीं, समझ लीजिए। ऐसे व्यक्ति ने भले इस वाक्य को सुन भी लिया हो तो भी उसको वाक्यार्थ बोध हो नहीं सकता। तो वाक्य सुनने के पहले उन पदों की वृत्ति का ज्ञान पुरुष को आवश्यक है। जैसे गोपद है, तो गोपद की शक्ति क्या कहा, गोत्व विशिष्ट पशु में, गोत्व धर्म जिसमें है ऐसा जो पशु गाय, उसमें गोपद की क्या है शक्ति, ये ज्ञान पहले से होना चाहिए। वही दे रहे, गोपद की गोत्व विशिष्ट पशु विशेष में शक्ति है। फिर उसके बाद द्वितीय विभक्ति है, ये गाम, गोपद क्या अम विभक्ति लग गई द्वितीय, तो द्वितीय विभक्ति का क्या अर्थ है, तब करे द्वितीय विभक्ति की कर्मता में शक्ति है। द्वितीय विभक्ति की शक्ति क्या है, कर्मता, कर्म में शक्ति है, कर्म में द्वितीय होती है ना, हाँ, तो द्वितीय विभक्ति की कर्मता में शक्ति है। और गाम, उसके बाद गाम गो हो गया, द्वितीय हो गई, उसके बाद आनय, आपूर्वक नि धातु, फिर आगे लकार। तो आनयन में मतलब ले आना रूप क्रिया में आपूर्वक नि पद की शक्ति है। वो आपके पुस्तक में आपूर्व इतना ही छपा है ना, आगे क छपने का बाकी है, उसको लिख लीजिए। आपूर्वक मतलब आ उपसर्ग है जिसके पहले ऐसा जो नी धातु, ठीक है। तो आनयन में, आनयन लाना रूप क्रिया में आपूर्वक नी पद की क्या है शक्ति है। आनय पद का अर्थ ले आना ऐसा होता है, ऐसा ज्ञान पहले जिसको होना आवश्यक है, रहना आवश्यक है। और आगे आनयो, यकारोत्तर आकार की कृति और प्रेरणानी शक्ति है। यकार के बाद जो आकार अर्थात लकार प्रत्यय, लोट लकार है ना, मध्यम पुरुष एक वचन, उसकी शक्ति किसमें है, तब करे यकारोत्तरवर्ती आकार की कृति और
प्रेरणा में शक्ति है, दो अर्थ में, कृति प्रयत्न और प्रेरणा, इन दो में शक्ति है। ठीक है, अर्थात मुझे प्रेरणा दी जा रही है कि गाय को ले आओ। प्रेरणा देने वाला प्रत्यय कौन है? यकार उत्तरवर्ती अकार। कृति करो, और प्रेरणा दी जा रही है कृति करने के लिए। ठीक है ना, तो कृति और प्रेरणा में शक्ति है किसकी? यकार उत्तरवर्ती आकार की। आकार की कृति और प्रेरणा में शक्ति है। और आगे आया है त्वम, संबोधन योग्य चेतन में त्वम पद की शक्ति है। त्वम पद की शक्ति किसमें है? पुरुष में। कैसा पुरुष? कि जिसके लिए संबोधन किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो संबोधन योग्य जो चेतन, जो भी कोई सामने होगा वो पुरुष, उसमें शक्ति है किसकी? त्वम पद की। ठीक है ना, संबोधन योग्य चेतन में त्वम पद की शक्ति है, पूर्ण विराम। इस रीति से शक्ति ज्ञान वाले को, इस प्रकार का क्या हुआ? शक्ति का ज्ञान, उस किस अमुक अमुक पद की अमुक अमुक अर्थ में शक्ति है, ऐसे शक्ति वृत्ति रूप है कि नहीं, शक्ति वृत्ति सहित पद का ज्ञान होने पर उस पद के ज्ञान से उस अर्थ की क्या होती है? स्मृति। वही कह रहा है, इस रीति से शक्ति ज्ञान वाले को गाम आनयत्वम या वाक्य का श्रोत्र से संबंध होते, जिसको शक्ति का ज्ञान पहले से, ऐसे व्यक्ति को जब ये वाक्य सुनाई देता है, गाम आनय त्वम, या वाक्य का श्रोत्र से संबंध होते ही गो आदि सकल पदन का साक्षात्कार होय के। तो क्या होता है? गौ, गाम, आनय इत्यादि सभी पदों का क्या होता है? साक्षात्कार, मतलब प्रत्यक्ष। गो आदि सकल पदन का साक्षात्कार होय के तीन पदन के शक्य अर्थ की स्मृति होवे। और उन पदों का जो शक्यार्थ, जैसे अभी बताया था ना, गो पद की शक्ति क्या है? गो तो विशिष्ट पशु में, तो उस शक्यार्थ की क्या होती है? स्मृति। पदन के शक्यार्थ की स्मृति होवे है। जैसे पद के ज्ञान से पदार्थ की स्मृति होती है, क्यों? उन दोनों का संबंध है, पद का और पद के अर्थ का। और जब संबंध दोनों का है तो एक का ज्ञान होने से उसके दूसरे संबंध की क्या होती है? स्मृति। जैसे उदाहरण, जैसे हस्ती पालक के ज्ञान ते ताके संबंधी हस्ती की स्मृति होवे हैं। ठीक है, उदाहरण देकर समझा रहे। जैसे कोई हत्ती का पालन करने वाला कोई व्यक्ति है, बराबर, और लोगों ने बार बार देखा है कि हस्ती पालक, माहौत जिसको कहते हैं, और यह हत्ती का पालन करने वाला व्यक्ति है। कभी काज गांव में घूमते हुए उस व्यक्ति को देखा और हत्ती को नहीं देखा। तब उस व्यक्ति को देखने के बाद स्मरण हो जाता है किसको? देखने वाले को। अरे यार, तुम तो यहां घूम रहे हो, तुम्हारा हत्ती कहां गया? तो हत्ती का स्मरण हुआ। क्यों? हत्ती के संबंधी जो हत्ती का पालन करने वाला पुरुष, उसको देखा। अरे संबंध दो में होता है, उसमें से एक का ज्ञान होने से दूसरे की क्या होती है? स्मृति। किंतु इन दोनों का संबंध है, ये ज्ञान पहले से चाहिए। लग गया? जैसे हस्ती पालक के ज्ञान ते ताके संबंधी हस्ती की क्या होती है? स्मृति हो गए। तैसे उदाहरण हुआ, उस प्रकार पदन के ज्ञान ते तिनके संबंधी शक्य अर्थ की स्मृति हो गई, क्योंकि पद और अर्थ इनका आपस में क्या है? संबंध है, वाच्यवाचक भाव संबंध है। तो पदन के ज्ञान ते तिनके संबंधी शक्य अर्थन की स्मृति हो गए। यह हस्तपालक है, ऐसा हस्ती और महावत के संबंध का जाकू ज्ञान होवे नहीं। दोनों के संबंध का जिसको ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति ने भले उस पुरुष को देखा भी हो, देखा कभी बात, उसको हत्ती का स्मरण होगा नहीं। जिसको संबंध का ज्ञान है उसको ही क्या? हत्ती का स्मरण होगा। पिता और पुत्र इन दोनों का संबंध जिसको मालूम है, उस व्यक्ति को ही पुत्र को देखने पर पिता की स्मृति होगी, या पिता को देखने पर पुत्र की स्मृति होगी। और ये अमुक अमुक व्यक्ति का पुत्र, इसका ज्ञान जिसको नहीं है, ऐसे व्यक्ति ने उस पुत्र को चाहे पिता को देख भी लिया
तो भी स्मृति होगी नहीं। यह हस्ती पालक है, ऐसा हस्ती और महावत, महावत कहते हैं हत्ती का पालन करने वाली व्यक्ति का नाम है महावत। महावत के संबंध का जाको ज्ञान होवे नहीं, किंतु मनुष्य है ऐसा ज्ञान होवे। ताकू ऐसे व्यक्ति को हस्ती पालक देखे भी, हत्ती का पालन करने वाला व्यक्ति जो महावत, उसको देखने पर भी, देखिए भी हस्ती की स्मृति होवे नहीं। तैसे इस पद का यह शक्य है अथवा लक्ष्य है, ऐसा शक्ति व लक्षणारूप संबंध का जाकू पूर्व ज्ञान होवे नहीं, जिसको पहले से ज्ञान नहीं है, वाक्य सुनने के पहले ये ज्ञान नहीं है कि इस पद का ये शक्यार्थ है करके, ऐसा ज्ञान जिसको नहीं है, ऐसे व्यक्ति ने उस वाक्यों को सुनने पर भी, पद का प्रत्यक्ष होने पर भी उस पद के अर्थ का स्मरण उसको होगा नहीं। तो इसे इस पद का यह शक्य है अथवा लक्ष्य है, ऐसा शक्ति व लक्षणा रूप संबंध का जाकू पूर्व ज्ञान होवे नहीं, किंतु फिर आज्ञातार्थ पद का, पद का तो साक्षात्कार हुआ, किंतु कैसे पद? आज्ञातार्थ, जिसके अर्थ का ज्ञान नहीं है उसको कहेंगे आज्ञातार्थ पद। किंतु आज्ञातार्थ पद का श्रवण साक्षात्कार होवे, कान से सुना, ताकू पदन के श्रवण ते भी, पद का श्रवण होने पर भी, श्रवण ते भी अर्थन की स्मृति होवे नहीं, अर्थ का स्मरण नहीं हो सकता है। याते इसलिए वृत्ति सहित पद का ज्ञान पदार्थ स्मृति का हेतु है। पदार्थ घटपट आदि पदार्थ की स्मृति का कारण कौन? वृत्ति सहित पद का ज्ञान। वृत्ति सहित पद का ज्ञान पदार्थ स्मृति का हेतु है, केवल पद का ज्ञान हेतु नहीं। लगा? आगे पदन के ज्ञान ते सकल पदार्थन की स्मृति हो गई। ठीक है, अब वृत्ति सहित पद का ज्ञान हो गया, पदार्थ की स्मृति हो गई। उसके बाद क्या? तब देखिए पदन के ज्ञान ते सकल पदार्थन की स्मृति हो के, पदार्थ की स्मृति हो जाती है, स्मृति हो के सकल पदार्थन के परस्पर संबंध का ज्ञान हो गए। उसके बाद पदार्थ का स्मरण हुआ, उसके बाद सकल पदार्थ का जो सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ स्मृति में आ गए, उन सभी पदार्थों के परस्पर का जो संबंध है, उस संबंध का क्या हो जाता है? ज्ञान। उसी का नाम है शाब्दिक प्रमा, वाक्यार्थ बोध, वाक्यार्थ ज्ञान। ठीक है, सकल पदार्थन के परस्पर संबंध का ज्ञान हो गए, अथवा पदन के ज्ञान ते परस्पर संबंध रहित जिन पदार्थन का स्मरण हुआ है, पहले संबंध का मालूम नहीं है, केवल पदार्थ का अलग अलग क्या हुआ? स्मरण है कि नहीं? तो परस्पर संबंध रहित जिन पदार्थन का स्मरण हुआ है, तीन पदार्थन का परस्पर संबंध सहित ज्ञान होवे है कि नहीं? उन पदार्थों का परस्पर संबंध सहित ज्ञान, संबंध सहित पदार्थ का ज्ञान बोलिए, अथवा पदार्थन के परस्पर संबंध का ज्ञान कहिए, बात एक ही है, उसी का नाम है वाक्यार्थ। तीन पदार्थन का परस्पर संबंध सहित ज्ञान होवे है, सो पदार्थन के संबंध का ज्ञान अथवा संबंध सहित पदार्थन का ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान कहिए। यही वाक्यार्थ ज्ञान है, यही शाब्दिक प्रमा है। कौन, क्या स्वरूप है उसका? पदार्थन के संबंध का ज्ञान अथवा संबंध सहित पदार्थन का ज्ञान, वाक्यार्थ ज्ञान। और शाब्दिक प्रमा के उसको ही शाब्दिक प्रमा कहते हैं। तो बोलेंगे ये तो ठीक है, संबंध सहित पदार्थ का ज्ञान, पदार्थ का संबंध का ज्ञान, किंतु उदाहरण में घटाओ ना। उदाहरण जो दिया है आपने, कौन सा? गाम आनयत्वम, उस पद की शक्ति बता दी, तो शक्ति से वृत्ति है कि नहीं? वृत्ति से पद का ज्ञान हुआ, पदार्थ का स्मरण भी हो जाएगा, किंतु उसके बाद जो वाक्यार्थ बोध होता है उसका क्या स्वरूप है? तो एक मोटे मोटे शब्द में तो बता दिया, सामान्य रूप से पदार्थ के संबंध का ज्ञान अथवा संबंध सहित पदार्थ का ज्ञान। किंतु यहां पर कैसा कैसा हो, जरा थोड़ा घटाओ। तो घटा रहे उदाहरण में, गाम आनयत्वम या वाक्य में गो पदार्थ का द्वितीयार्थ कर्मता में आधेयता संबंध है। गाम दो पद है इसमें, गौपद
और विभक्ति अम, और दोनों का अलग अलग अर्थ बता चुके हैं। गोपद का अर्थ गोत्व विशिष्ट पशु और अम का अर्थ कर्मता। अब दोनों का संबंध अब स्मरण हो गया, गौपद से गोत्व विशिष्ट पशु का स्मरण हो गया, अम सुनने से कर्मता का स्मरण हुआ, आनय उसमें से आप पूर्वक नी का श्रवण होने से लाना रूप क्रिया का स्मरण हुआ, आनय यकारोत्तरवर्ती आकार सुनने के बाद कृति और प्रेरणा का स्मरण हुआ, त्वम आन गाम आनय त्वम सुनने के बाद संबोधन योग्य चेतन का स्मरण हुआ। तो वृत्ति सहित पद के ज्ञान से उन अर्थ का स्मरण हुआ। अब उसके बाद उन पदार्थों के संबंध का ज्ञान होता है, वही वाक्यार्थ बोध है। तो कैसा संबंध होता है उनमें परस्पर, तो उदाहरण में बता रहे, जैसे गाम में गो और अम दो है, दोनों का स्वतंत्र अलग अलग अर्थ है, उन दोनों में क्या संबंध है, तो कह रहे गो पदार्थ का, गो पदार्थ मतलब गाय, गो शब्द का अर्थ जो गाय, उसका द्वितीय विभक्ति का अर्थ जो कर्म या कर्मता, उस कर्मता में क्या संबंध है, आधेयता संबंध है। क्या है, आधेयता संबंध है। वो आधेयता संबंध कैसा होता है, किसका किसके साथ होता है, जैसे उदाहरण भूतल पर घट रखा है, या दो चीज है भूतल और घट, उन दो में भूतल आधार है और घट आधेय है। आधार में आधारता रहती है, आधेय में आधेयता रहती है। जैसे कार्य में कार्यता, कारण में कारणता, प्रतियोगी में प्रतियोगिता, उस प्रकार आधेय रहने वाला पदार्थ। हाजी अन्ना नीचे मत पढ़ो, इधर सुनो, उदाहरण क्या चल रहा है, भूतल पर क्या रखा है, घट रखा है, आधेय कौन है, ध्यान नहीं है। जब हम बताते तब पढ़ते रहेंगे, और जब पढ़ेंगे तब सुनते रहेंगे, तो कैसा पता चलेगा। वो होना चाहिए ना, क्या बोलते उसको, सांगड़, समन्वय है कि नहीं। चलो हाँ, तो बताओ ना फिर। हाँ, अभी समझ में आया। आधार कौन है, भूतल। तो आधारता किसमें रहेगी, भूतल में। आधेय कौन है, घट। आधेयता किसमें रहेगी, घट में। भूतल का घट के साथ कौन संबंध है, आधेयता। भूतल का घट के साथ क्या संबंध है, आधेयता। और घट का भूतल के साथ आधारता संबंध है। बात समझ में। उस प्रकार द्वितीय विभक्ति जो अम, उसका अर्थ है कर्मता। और कौन है कर्म, गौ। कर्मता किसमें रहेगी, गौ में रहेगी। कर्मता किसमें, गौ में। अर्थात कर्मता का आधार कौन हुई, गौ। आधार हुई गौ, आधेय हुई कर्मता। अतः गौ का आधेयता संबंध किसके साथ, कर्मता के साथ। कर्मता ने लग गया। मतलब क्या हो रहा है, पदार्थों का संबंध का ज्ञान बता रहे हैं। ठीक है, पंक्ति देखिए। गाम आनयत्वम या वाक्य में गो पदार्थ का द्वितीय अर्थ, द्वितीय विभक्ति का अर्थ कर्मता, उस कर्मता में आधेयता संबंध है। आधेयता को वृत्तित्व कहे। आधेयता के लिए दूसरा एक पर्यायवाची शब्द दिया, वृत्तित्व, रहना। वृत्ति मतलब रहना, वृत्तित्व रहनापना। ठीक है ना। आधेयता को वृत्तित्व कहे। इतना हुआ, आगे चलिए। वाक्य में गाम इतना विचार हुआ। अब आगे आया आनय। अब आगे देखिए, आपूर्वक नी के अर्थ आनयन में, आ उपसर्ग है, नी धातु है, आपूर्वक नी, इसका अर्थ क्या है, आनयन रूप क्रिया। तो आपूर्व नी के अर्थ में, नी के अर्थ आनयन में कर्मता का निरूपकता संबंध है। कर्मता का संबंध है किसके, किसमें, आनयन में। आनयन रूप क्रिया में
आपूर्वग्नि धातु का अर्थ जो आनयन रूप क्रिया, उसमें कर्मता का संबंध है कौन सा? निरूपकता। क्योंकि निरूपक है आनयन रूप क्रिया, बराबर, और निरूप्य है कर्म। गौ में कर्मता आई, किसका कर्म है? गौ आनयन रूप क्रिया का, अर्थात जो कर्मता आ रही उसका निरूपक कौन हुआ? आनयन रूप क्रिया, ठीक है ना। तो निरूपकता उसमें है, अतः कर्मता का निरूपकता संबंध किसमें? आनयन में। लगा इतना? पदों का जो अर्थ, उन अर्थों का जो परस्पर संबंध, तो गौ अम आपूर्वक नि, यहां तक आए, ठीक है। आनयन में कर्मता का निरूपकता संबंध है। और आगे चलिए, आनयन में उस आपूर्वक नि के बाद में कौन पद है? यकारोत्तरवर्ती आकार की, जिसका अर्थ प्रेरणा और कृति बताई थी। तो यकारोत्तर आकार के कृति और प्रेरणा दो अर्थ है। यकारोत्तरवर्ती जो आकार, उसके दो अर्थ बताए थे, कौन कौन? कृति और प्रेरणा, दो अर्थ है। तहा कृति में आनयन का अनुकूलता संबंध है। तो आनयन रूप क्रिया का कृति में कौन संबंध है? अनुकूलता। कैसी कृति? लाना रूप क्रिया के लिए अनुकूल है वो कौन? कृति, कृति प्रयत्न है कि नहीं, जो कि चेतन का धर्म है। तो वो कैसा है? लाना रूप क्रिया के लिए अनुकूल है, तो अनुकूलता संबंध हुआ। ठीक, देखिए, कृति में आनयन का अनुकूलता संबंध है, लग गया इतना। और कृति का त्वम पदार्थ में, कृति किसमें रहती है? चेतन में, जो कि त्वम पद का अर्थ है। तो त्वम पदार्थ में कृति का क्या संबंध है? आश्रय। क्योंकि आश्रय कौन है? त्वम पदार्थ, और उसमें रह रही कौन? कृति। तो आश्रय, आश्रित कौन हुई? कृति। आश्रित हुई कृति, और कृति का आश्रय कौन? त्वम पदार्थ, त्वम पद का अर्थ पुरुष। तो कृति का आश्रयता संबंध किसमें? त्वम पद का अर्थ पुरुष में। कृति का त्वम पदार्थ में आश्रयता संबंध है, लग गया इतना। अच्छा, फिर प्रेरणा का क्या? तो कह रहे प्रेरणा का त्वम पदार्थ में विषयता संबंध है। यकार उत्तरवर्ती आकार का अर्थ प्रेरणा भी है ना, और उस प्रेरणा का आगे का जो त्वम पद का अर्थ है पुरुष, उसमें कौन संबंध है? तो विषयता, अर्थात प्रेरणा का विषय कौन है? त्वम पद का अर्थ, जो भी कोई चेतन पुरुष होगा वो विषय है कि नहीं। अतः प्रेरणा का त्वम पद के अर्थ के साथ विषयता संबंध है, लग गया। प्रेरणा का त्वम पदार्थ में विषयता संबंध है, लग गया इतना। तो गाम आनय त्वम, ये वाक्य है। इस वाक्य में बहुत सारे पद है, उन पदों का अलग अलग अपना अपना क्या अर्थ है वो बताया, और उस अर्थों को बताने के बाद उन अर्थों का परस्पर क्या संबंध है वो बता दिया। और इस प्रकार के संबंध का ज्ञान जब जिसको हो जाता है उसको वाक्यार्थबोध हो गया। और जिसको परस्पर के पदार्थ के परस्पर संबंध का ज्ञान नहीं हो पाया, उसको वाक्य सुनने के बाद भी शाब्दिक प्रमा उत्पन्न होती नहीं है। आगे चलिए, विषयता संबंध है याते, तो कुल मिलाकर क्या अर्थ निकला फिर गाम आनय त्वम इस वाक्य का? वो बता रहे, गो वृत्ति कर्मता निरूपक आनयनानुकूल कृत्याश्रय प्रेरणा विषय त्वम पदार्थ, इतना अर्थ है। गाम आनय त्वम, लग गया। देखो भाई, गो वृत्ति मतलब गो पशु में, गाय में रहने वाली कौन? कर्मता। उस कर्मता का निरूपक कौन? आनयन, आनयन रूप क्रिया। और उस आनयन रूप क्रिया के लिए अनुकूल है कौन? कृति। और उस कृति का आश्रय है कौन? त्वम पदार्थ। और कैसे है वो त्वम पदार्थ? प्रेरणा का विषय है त्वम पदार्थ, लग गया इतना। प्रेरणा विषय त्वम पदार्थ, यह वाक्य ज्ञान श्रोता को हो गए, है कि नहीं। इस प्रकार का वाक्य ज्ञान, शाब्दी बोध, शाब्दी प्रमा श्रोता को होता है। कौन? वाक्य सुनने के बाद। गाम आनय त्वम।
यह वाक्य ज्ञान श्रोता को होवे। लग गए इतना। तहा वृत्ति विशिष्ट सकल पदन का ज्ञान शब्द प्रमाण है। अब अलग अलग करके बता रहे, प्रमाण कौन, व्यापार कौन और प्रमा कौन। तो वृत्ति सहित पद का ज्ञान प्रमाण। लग गया जी। अमुक पद के अमुक अर्थ में वृत्ति है, उस वृत्ति सहित पद का ज्ञान हुआ क्या, प्रमाण। लग गया। वृत्ति विशिष्ट सकल पदन का ज्ञान शब्द प्रमाण है। और पदन के ज्ञान ते पद का ज्ञान होने के बाद तिनके अर्थ की स्मृति हो जाती है ना बीच में, वो हुआ फिर व्यापार। और उसके बाद होता है क्या, वाक्यार्थ। वो हुआ फल। तो वाक्यार्थ ज्ञान फल है। इस रीति से लौकिक वैदिक वाक्यनते गया बहुत स्थानों में मिला। तो यहां पर देखिए पंक्ति थोड़ी सी, लौकिक वैदिक वाक्यनते, उसके आगे क्या है, बहुत। तो वाक्यनते और बहुत, इन दोनों के बीच में एक शब्द लिखिए, यद्यपि। अब देखो भाई, इस रीति से लौकिक वाक्य, लोक व्यवहार के वाक्य, वैदिक वाक्य, वेद के वाक्य। तो वैदिक वाक्य नते यद्यपि बहुत स्थानों में पदार्थन के संबंध का व संबंध सहित पदार्थन का बोध ही फल हो गए। यही फल है। क्या फल, पदार्थ के संबंध का ज्ञान अथवा संबंध सहित पदार्थ का ज्ञान, मतलब शाब्दिक प्रमाण। ये क्या है, फल हो गए है। तथापि तो भी त्वम पदार्थ के संबंधी तत्पदार्थ का अर्धविराम, तत्पदार्थ के संबंधी त्वम पदार्थ का महावाक्यंते बोध माने तो, ठीक है ना। सभी जगह लौकिक वैदिक वाक्य की रीति है। शब्द प्रमाण बता दिया, व्यापार बता दिया और फल बता दिया। और तत्वमसि इत्यादि भी महावाक्य वैदिक वाक्य है। फिर वो तत्वमसि इत्यादि महावाक्य सुनने के बाद सुनने वाले को इसी प्रकार का शाब्द बोध होता है ऐसा मानेंगे। इसी प्रकार का मतलब संबंध सहित पदार्थ का ज्ञान अथवा पदार्थों के संबंध का ज्ञान। तो त्वम पद का अर्थ कोई पुरुष जीव, तत्पद का अर्थ ईश्वर, असी पद का अर्थ अभेद है कि नहीं, और पदार्थ के संबंध का ज्ञान। तो त्वम पद का अर्थ जीव, उसका तत्पद के अर्थ जो ईश्वर के साथ संबंध मानेंगे। संबंध मानेंगे तो ही तो वाक्य बोध होगा ना। और संबंध मानेंगे तो दिक्कत आएगी क्या, श्रुति कहती है पुरुष कैसा है, चेतन कैसा है, ब्रह्म असंगो ही अयम पुरुष, असंग है। और असंग पुरुष का ज्ञान संबंध से युक्त तुम मान रहे हो, फिर असंग बताने वाली श्रुति के साथ क्या होगा, विरोध होगा। अब कैसा करेंगे, पंक्ति देखिए। तथापि त्वम पदार्थ के संबंधी तत्पदार्थ का अर्धविराम, क्यों, तत्पदार्थ के संबंधी त्वम पदार्थ का महावाक्यंते बोध माने, महावाक्य से बोध मानेंगे तो क्या होगा, असंगो ही अयम पुरुष, ही अयम पुरुष असंग, यह पुरुष ब्रह्म कैसा है, असंग है। इत्यादि श्रुति वचनों ने वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म को असंगता कही है। वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है वो कैसा है, असंग है, ऐसा बताया है। ब्रह्म को असंगता कही है। ताका बाद होवेगा, क्योंकि आपने तत्वमसि इत्यादि महावाक्य के द्वारा जो शाब्दबोध किया वो कैसा किया, संबंध सहित पदार्थ का ज्ञान या पदार्थ के संबंध का ज्ञान, संबंध बीच में घुसाड़ दिया। और ऐसा करने से असंग है पुरुष, किसी का संबंध नहीं उसके साथ, ये वाक्य श्रुति बता रही है, उसका क्या होगा फिर, बाद होगा। तो ब्रह्म को असंगता कही है, ताका बाद होवेगा। याते महावाक्यन का प्रतिपाद्य अखंड ब्रह्म है कि नहीं, इसलिए महावाक्य का प्रतिपाद्य कौन है, अखंड ब्रह्म है। इस प्रकार का शाब्दबोध नहीं होता है महावाक्यों से। कौन सा, संबंध से पदार्थ का ज्ञान या पदार्थ के संबंध का ज्ञान, ऐसा शाब्दबोध तत्वमसि आदि महावाक्य से नहीं होता है। यद्यपि लौकिक वाक्य और बहुत सारे वैदिक वाक्यों का शाब्दबोध इसी प्रकार का होता है,
संबंध से पदार्थ का ज्ञान या पदार्थ के संबंध का ज्ञान, वज्र हस्त पुरंदर इत्यादि सभी जगह। किंतु महावाक्यों के बारे में थोड़ी अलग रीति है। महावाक्य वैदिक वाक्य हैं और उससे शाब्दबोध भी होता है, किंतु महावाक्य से जो शाब्दबोध अर्थात शाब्दिक प्रमा उत्पन्न होती है वो इस प्रकार की नहीं है। किस प्रकार की? संबंध सहित पदार्थ का ज्ञान अथवा पदार्थ के संबंध का ज्ञान, ऐसा नहीं बोध होता है। फिर महावाक्य से कैसा बोध होता है? तो उत्तर है अखंड ब्रह्म का बोध होता है। महावाक्यों को सुनने के बाद कैसा बोध होता है? अखंड ब्रह्म। याते महावाक्यन का प्रतिपाद्य कौन है? अखंड ब्रह्म है। वाक्यन को अखंड अर्थ की बोधकता में दृष्टांत संक्षेप शारीरिक में स्पष्ट है, विस्तार भयती लिखा नहीं। तो बोलेंगे वाक्य के द्वारा, वाक्य से अखंड अर्थ का भी बोध होता है। ऐसा कोई उदाहरण तो बताओ, क्योंकि उदाहरण सामने रहेगा तो हम मानेंगे। क्या मानेंगे? महावाक्य से भी अखंड ब्रह्म का बोध होता है करके हम मानेंगे। तो बोलेंगे उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां विस्तार होगा इसलिए हम नहीं लिखे। तो बोलेंगे कहां देखना पड़ेगा? तो संक्षिप्त शारीरिक नाम का ग्रंथ है सर्वज्ञात्म मुनि का, उसको पढ़ो तो उसमें बहुत उदाहरण है। तो बोलेंगे इतना बड़ा ग्रंथ कब पढ़ने को मिलेगा, कब हम देखेंगे? कोई एखादा उदाहरण तो बताओ। ठीक है, तो फिर उदाहरण देते। देखिए, ग्रंथकार नहीं बता रहे, हम लोग विचार करते हैं। वाक्यन को अखंड अर्थ की बोधकता में दृष्टांत संक्षिप्त शारीरिक में स्पष्ट है, लगा? विस्तार भयती लिखा नहीं। किंतु यहां इतना ही निश्चय करना है कि तत्वमसि इत्यादि वाक्य के द्वारा जो बोध होता है वह अखंड ब्रह्म का बोध होता है, संबंध सहित ब्रह्म का बोध नहीं होता है। ठीक है, तो वाक्य से अखंड अर्थ का बोध कैसा होता है भाई? तो उदाहरण जैसे वाक्य प्रयोग है क्या? जैसे चीनी मधुर है, श्वेत है और कठिन है। वाक्य किसी ने बोल दिया। क्या वाक्य बोला? चीनी, चाय, खड़ी साकर। खड़ी साकर को हिंदी में क्या कहेंगे? मिश्री। मिश्री के भी दो प्रकार, कटिंग मिश्री और खड़े वाली। तो कट चौकोन आती है ना, वो खड़ी साकर हम लोग मराठी में बोलते हैं। चीनी लीजिए चाहे तो जो भी हो। वाक्य क्या है? मिश्री मीठी है, मधुर है, सफेद है, श्वेत मतलब सफेद है, और कठिन है। वाक्य सुना, बहुत सारे पद इसमें। मिश्री बराबर, मधुर, श्वेत, कठिन है कि नहीं? तो वाक्य के पदों को सुनने के बाद मधुर पद सुना, मधुर का ज्ञान हो जाता है। मधुर पद का जो अर्थ है मिठास। सफेद पद सुना, पांडरा सफेद, ऐसा अर्थ स्मरण हो जाता है। और कठिन सुनने के बाद कठिनता, कठिन अर्थ पत्थर की तरह, ये बोध हो जाता है। फिर जब वाक्य का अर्थ करना है तो क्या होगा कि मधुर के संबंधी श्वेत है, श्वेत के संबंधी कठिन है, ऐसा होता है क्या? नहीं। फिर क्या होता है? जो मिश्री है वह मिश्री स्वयं मधुर है, जो मधुर है वही स्वयं सफेद है। सफेद कोई अलग चीज है और उसका उस मधुर के साथ या मिश्री के साथ कोई संबंध, ऐसा नहीं। मिश्री कैसी है? मधुर है, वही सफेद है और वही कठिन है। केवल मिश्री मात्र का बोध होता है कि मिश्री है, ऐसी है। लग गया कि नहीं? इसको कहते हैं क्या? अखंड अर्थ का बोध। बात लगी? उसी प्रकार तत्त्वम असि, तो तत् है, त्वम है, दोनों का कोई संबंध है, अंश अंश भाव आदि आदि करके, ऐसा नहीं। फिर बोध क्या होता है कि तत्पद का जो वाच्यार्थ है उसमें भाग है कि नहीं, भागत्याग लक्षण करके, तोम पद के लक्षण अर्थ वाच्यार्थ है उसकी भागत्याग लक्षण करके केवल चैतन्य मात्र का बोध होता है। वही चैतन्य तुम हो, मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये बोध हो जाता है। उसको कहते अखंडार्थ बोध। लग गया जी? चलिए, हो गया ना? आगे क्या है? और दूसरा उदाहरण देना हो तो कापूर, कापूर जानते हैं? कर्पूर भगवान को जलाते ना, तो कर्पूर सुगंधी है, श्वेत है, सफेद है और मृदु है। ये वाक्य बोल दिया।
इस वाक्य के द्वारा भी जो बोध होता है वो भी कैसा होता है? अखंड अर्थ। कि जो कापूर वो स्वयं ही सुगंधी है, वो स्वयं ही क्या है? सफेद है, और वह स्वयं क्या ऐसा है? मृदु है। अखंड अर्थ बोध होता है। उस प्रकार तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से जो बोध होता है सुनने वाले को, वो होता है अहम ब्रह्मास्मि, अखंड अर्थ का बोध होता है। लग गया पंक्ति? चलिए आगे। संक्षिप्त शारीरिक में स्पष्ट है, विस्तार वैतरिक नहीं होगा इतना। आगे चलिए। अब लक्षणा का प्रकार। वृत्ति दो प्रकार की बताई थी, शब्द की वृत्ति, शक्ति वृत्ति, लक्षणा वृत्ति। ठीक है, शक्ति वृत्ति का बहुत विस्तार हुआ, कौन किसमें शक्ति मानता है आदि आदि करके। अब रह गई कौन? लक्षणा। लक्षणा वृत्ति का, लक्षणा का लक्षण भी किया कर चुके हैं, शक्य संबंध हो लक्षण। अब उसका प्रकार थोड़ा और बता रहे विस्तार करके। तो देखो, महावाक्य में लक्षणा का प्रकार विचार सागर में लिखा है, सो जान ही लेना। महावाक्य में भी लक्षणा करनी पड़ती है, किंतु महावाक्य तत्त्वमसि आदि महावाक्य, उनमें कौन लक्षणा करनी है उसका प्रकार बता चुके हैं। कहां पर? विचार सागर ग्रंथ में, है कि नहीं? 3 प्रकार बताए ना वहां लक्षणा की। कौन कौन? जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा, भाग त्याग लक्षण जिसको कहते हैं। तो महावाक्य में जहद लक्षणा नहीं हो सकती, अजहद लक्षणा नहीं हो सकती है, फिर कौन होती है? जहद अजहद अर्थात भाग त्याग लक्षण। वो बता चुके हैं, पंक्ति देखिए। महावाक्य में लक्षणा का प्रकार विचार सागर में लिखा है, सो जान ही लेना। विचार सागर तरंग नंबर 6, हेडिंग नंबर 58, मराठी विचार सागर, उसमें लिखा है सब। हिंदी में भी है, हेडिंग नंबर अलग हो सकता है। सो जान ही लेना। पद के शक्य से संबंध को लक्षणा कहे। लक्षणा किसको कहते हैं? पद का जो शक्यार्थ और शक्य का जो संबंध, उसको कहते हैं क्या? लक्षणा। पद के शक्य से संबंध को लक्षणा कहे। याते पद का परंपरा संबंध रूप लक्षणा है। पद का परंपरा संबंध ही क्या है? लक्षण। पद का साक्षात संबंध शक्ति, पद का परंपरा संबंध लक्षण। पद का परंपरा संबंध रूप लक्षण है। काहे ते? पद का साक्षात संबंध शक्यते होवे। पद का साक्षात संबंध किसके साथ होता है? शक्य, शक्यार्थ के साथ, है कि नहीं? ता शक्य का संबंध लक्ष्यते होवे है। लक्ष्य मतलब लक्षार्थ, है कि नहीं? शक्य का संबंध किसके साथ होता है? लक्षार्थ के साथ। शक्य का संबंध लक्ष्यते होवे, याते शक्य द्वारा, शक्य के माध्यम से पद का संबंध होने ते परंपरा संबंध रूप लक्षणावृत्ति है। लक्षणावृत्ति कैसी हुई फिर? परंपरा संबंध, पद का जो परंपरा संबंध, उसी का नाम है क्या? लक्षणावृत्ति है। इसी कारण से ग्रंथकारों ने लक्षणावृत्ति जगन्य कही है। जगन्य मतलब कनिष्ठ, और शक्ति वृत्ति श्रेष्ठ, क्योंकि साक्षात संबंध है पद का शक्यार्थ के साथ, और लक्षणावृत्ति परंपरा संबंध होने से कनिष्ठ। जितना संबंध बढ़ता जाएगा उतना उतना कनिष्ठता आती जाती है। व्यवहार में भी ऐसा होता है, लगे है कि नहीं? जैसे क्या साले के साथ संबंध होता है कि नहीं? बराबर। और साले का जो साला, उसके साथ संबंध है कि नहीं? है, लेकिन दूर 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 चला गया, है कि नहीं? कनिष्ठता आ जाती है। उसी प्रकार यहां, इसी प्रकार अंत ग्रंथकारों ने लक्षणावृत्ति जगन्य दी है। जहां पद का साक्षात संबंध रूप शक्ति वृत्ति नहीं संभव है, तहां परंपरा संबंध रूप लक्षणावृत्ति का अंगीकार है। लक्षणावृत्ति कहां माननी पड़ती है? जहां शक्ति वृत्ति संभव नहीं, वहां माननी पड़ती है क्या? लक्षणावृत्ति। जैसे गंगायाम घोष, गंगा पर क्या है? वाड़ा है। गंगा शब्द का अर्थ प्रवाह, वहां वाड़ा हो नहीं सकता। अतः गंगा पद की शक्ति वृत्ति नहीं लेकर गंगा पद की लक्षणावृत्ति लेनी पड़ती है। तो लक्षणार्थ हो जाता है तीर, और तीर पर क्या है? वाड़ा है। जहां पद का साक्षात संबंध रूप शक्ति वृत्ति नहीं संभव है, तहां परंपरा संबंध रूप लक्षणावृत्ति का अंगीकार है। इसी कारण से ग्रंथकारों ने लिखा है क्या? जहां शक्य अर्थ में वक्ता का तात्पर्य नहीं संभव है, तहां लक्षणावृत्ति मानी के पद का लक्ष्य अर्थ मानना योग्य है। ठीक है ना? जहां शक्य अर्थ में क्या नहीं है? वक्ता का तात्पर्य, कदाचित शक्यार्थ संभव भी है
किंतु उसमें तात्पर्य नहीं है। ऐसे समय पर क्या करनी पड़ चाहिए? लक्षणा। अर्थात लक्षणा करने के लिए कारण कौन? दो चीज होती है, एक होती है अन्वय अनुपपत्ति, दूसरी होती है तात्पर्य अनुपपत्ति। अनुपपत्ति मतलब असंभव, अन्वय का असंभव, जुड़ नहीं रहा है इसलिए लक्षणा करनी पड़ती है, अथवा तात्पर्य की अनुपपत्ति, तात्पर्य उस अर्थ में संभव नहीं है इसलिए लक्षणा करनी पड़ती है। दो बात। तो लक्षणा के लिए कारण कौन माना गया है? तात्पर्य अनुपपत्ति, न कि अन्वय अनुपपत्ति। क्योंकि यदि लक्षणा का बीज अन्वय अनुपत्ति मानेंगे तो दिक्कत आती है। कहाँ दिक्कत आती है भाई? समझ लीजिए किसी ने कह दिया, किसी घर में कोई एक बच्चा था, बालक, और बगल वाले घर में कोई उत्साह था, कार्यक्रम, सत्यनारायण का कार्यक्रम, भोजन आदि चल रहे हैं, और घर का इस दूसरे घर का छोटा सा बच्चा देख रहा है कि देखो लोग भोजन करने के लिए जा रहे हैं, वो मिठाई खा रहे हैं, बालूशाही गुलाब जामुन खा रहे हैं, अब मुझे भी जाना चाहिए। अतः वो बच्चा बार बार पूछता है अपने माँ को, मैं भी जाऊँ का भोजन के लिए, मैं भी जाऊँ का भोजन के लिए। और माँ को माँ ने एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, फिर गुस्सा आया, क्योंकि माँ जाना नहीं देनी चाहती है उधर उस घर वाले के यहाँ भोजन के लिए, क्योंकि वो शत्रु पक्ष है, झगड़ा हुआ है परसों ही, है कि नहीं? हाँ, तो जाना नहीं चाहिए अपने बच्चे ने वहां पर, किंतु बच्चा मान नहीं रहा है, वो समझता भी नहीं है कुछ कि हमारा उसके साथ शत्रुता है करके। वो तो केवल देख रहा है कि वो लोग खा रहे हैं, हमको भी ये खाना है, तो पूछ रहा है बार बार। फिर माँ उसको कह देती, जा विषम भुंक्ष्व, गच्छ विषम भुंक्ष्व, जा विष खा। अब विष खा तो विष का भोजन संभव होता है कि नहीं? अन्वय है, भोजन में विष मिलाया जा सकता है, किंतु यहां पर अन्वय की अनुपत्ति नहीं है तो भी लक्षणा हो रही है, अन्वय का संभव है तो भी लक्षणा की जाती है। क्यों? तात्पर्य की अनुपत्ति है, क्योंकि वक्ता का वाक्य बोलने वाले का जो तात्पर्य है वो विष का भोजन कराने में तात्पर्य नहीं है। फिर तात्पर्य किसमें है? भोजन के लिए न जावे, इसके लिए तात्पर्य है। अतः लक्षणा का बीज कौन है? तात्पर्य अनुपत्ति। ठीक है, तात्पर्य अनुपत्ति लक्षणा बीजम, लक्षणाया बीजम। ठीक, जहां शक्य अर्थ में वक्ता का तात्पर्य नहीं संभव है तहा लक्षणावृत्ति मानिके पद का लक्ष्य अर्थ मानना योग्य है। लगा इतना? जहां शक्य अर्थ में वक्ता का तात्पर्य संभव है ता लक्ष्य अर्थ मानना योग्य नहीं। शक्य अर्थ से काम चल रहा है तो फालतू से फिर लक्षणा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात। जहां शक्य अर्थ में वक्ता का तात्पर्य संभव है ता लक्ष्य अर्थ मानना योग्य नहीं। लग गया? इतना बात हो गई ना। आगे केवल शक्ति वृत्ति क्या होती है, लक्षणा वृत्ति क्या होती है, वो सब बात बता दिया। कब लक्षणा करनी पड़ती है वो भी बात बता दिया। अब आगे केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा के भेदते सो लक्षणा दो प्रकार की है। अब लक्षणा के दो भेद। सबसे पहले वृत्ति के दो भेद, शक्ति वृत्ति, लक्षणा वृत्ति। उस लक्षणा वृत्ति के पुनः दो भेद, केवल लक्षणा, लक्षित लक्षणा। बात समझ में आई? केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा के भेदते सो लक्षणा दो प्रकार की है। लग गया? तो बोलेंगे उदाहरण। और केवल लक्षणा किसको कहते हैं, लक्षित लक्षणा किसको कहते हैं, वो बताओ। बता रहे, पद के शक्य का साक्षात संबंध होवे ताकू केवल लक्षणा कहे। पद के शक्यार्थ का साक्षात संबंध उसको कहेंगे क्या? केवल लक्षणा। पद के शक्य का साक्षात संबंध होवे ताकू केवल लक्षणा कहे। जैसे उदाहरण, गंगा पद की तीर में लक्षण है, केवल लक्षण है। गंगा पद का शक्यार्थ प्रवाह, और प्रवाह का साक्षात संबंध तीर के साथ, अतः यह कौन सी लक्षणा हुई? केवल लक्षणा। गंगा पद की तीर में लक्षणा होवे ता गंगा पद का शक्य जो प्रवाह ताका तीर से साक्षात संबंध, अर्धविराम, साक्षात संबंध संयोग है। साक्षात संबंध, वो संबंध कौन सा है? संयोग। किसका किसके साथ? प्रवाह का तीर के साथ। ता गंगा पद का शक्य जो प्रवाह ताका तीर से साक्षात संबंध संयोग है। ता गंगा पद की तीर में केवल लक्षण है। गंगा पद की तीर में कौन सी लक्षण? दूसरी है लक्षित लक्षणा,
वो क्या है भाई? तो लक्षित लक्षणा का उदाहरण यह है द्विरेफो रवती। ये उदाहरण किसका है? लक्षित लक्षणा है। अब उसका विस्तार, उसका स्पष्टीकरण, वो सब विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है जी। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।